हाय, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अमित पठानिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको आई होप कि पिछला लेक्चर जो था वो समझ आ गया होगा। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सेकेंडरी विंड्स के बारे में। और हाँ, मैंने एक और चीज़ आपसे कहनी थी। देखो, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो उस चैनल को, और ना ही आप लाइक करते हो। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिए और उसे सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए उसी लाइन पे चलते हुए आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सेकेंडरी विंड्स। इसे मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोलूंगा, इसे मैं फर्स्ट वाले का सब पार्ट ही बोलूंगा, क्योंकि पहले हमने बात करी थी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज के बारे में। उनके डायरेक्शंस के बारे में देखा था कि उनकी डायरेक्शंस कैसे कैसे होती है, और हमने बात करी थी कि वो लोग क्या वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे मैंने बात करी थी ईस्टर्लीज डेजर्ट फॉर्मेशन करते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फॉर एग्जांपल द अटाकामा डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका। तो ये सब हमने फैक्चुअल डाटा में बात की थी और हमने कुछ लॉजिकल चीजें उसमें देखी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी विंड्स के बारे में। तो सेकेंडरी विंड्स में जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी विंड से काफी ज्यादा अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परसिस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि पूरे साल ये किसी एक ही जगह पे हमेशा फ्लो करती रहेंगी। ये समय समय पे अपनी जगहें बदलती रहती हैं। और दूसरी चीज, ये जो सेकेंडरी विंड्स होती हैं, इनके बारे ये जो फिनोमिना होता है, ये काफी इजी फिनोमिना है जो कि काम करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरह। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी विंड्स में जो सबसे फर्स्ट टाइप है सेकेंडरी विंड्स में, वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। और जो सेकंड पार्ट है इसमें, वो है एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। और लास्ट है इसमें अदर लोकल विंड्स। ठीक है, तो हमने देखा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स एंड अदर लोकल विंड्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री थिंग्स इन ब्रीफ। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस डाउट को दीजिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में समझने से पहले तीन रूल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट रूल है वो है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल है लैंड हीट्स अप फास्टर, और थर्ड रूल है लैंड कूल्स अप फास्टर देन वाटर। ठीक है, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। होता क्या आमतौर पे कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे मूव करती है, उसके बारे में आपको कुछ समझाता हूं। देखो, सपोज करो यहां पे ना हवा है। ठीक है, यहां पे हवा है। अब सपोज करो ये जो हवा है ये गर्म हो जाती है। ठीक है, दिस हवा गेट्स हीटेड। हीट होने के बाद कोई भी चीज हल्की हो जाती है, और जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हवा जो है ये ऊपर को राइज करना स्टार्ट करेगी। अब तुम यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ एयर थी, ये मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ। 1 2 3 4। अब ये सारी की सारी यूनिट गर्म होने के बाद ऊपर को राइज कर गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो बदले में यहाँ पे आपके पास क्या बचा? एन एम्प्टी एरिया। तो जहां पे इस एरिया में पहले ये 4 यूनिट्स ऑफ एयर थी प्रेशर लगाने के लिए किसी भी चीज पे, अब वहां पे कोई भी हवा नहीं बची। तो यानी कि ये एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे
लो प्रेशर एरिया। अब हवा की एक टेंडेंसी होती है जहां पे भी उसे लो प्रेशर एरिया दिखे वहां पे हाई प्रेशर की एयर लो प्रेशर की ओर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ठंडी हवा इसके कंपैरेटिवली क्या करेगी, इस एरिया को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया और ये लोग जहां से आ रहे हैं वो एक हाई प्रेशर एरिया था। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखा कितना इजी था। ओके, नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज करो दिस इज लैंड, ये जमीन है एक, एंड दिस इज वाटर, ओशन है ना, जमीन के साथ जो ओशन लगता है वो है। अब यहाँ पे जो सूरज है वो यहाँ पे भी हीट रेडिएट करेगा और यहाँ पे भी, ठीक है। सपोज करो दोनों को हमने सेम हीट दी है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा जल्दी गर्म कौन होगा। तो यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 2, जो हमारी जमीन है वो पानी के मुकाबले ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। तो सपोज करो ऐसा एक ये जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल तो नहीं है, बट आपको समझने के लिए काफी मदद मिलेगी। सपोज करो यहाँ पे सूरज ने 4 घंटे इसको हीट दी और 4 घंटे इसको हीट दी, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे दोनों का टेम्परेचर, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका राइज हुआ होगा, जमीन का, रेदर देन वाटर, क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लेती है और जो जमीन है वो एकदम से गर्म हो जाती है। क्लियर है? अब सपोज करो 4 घंटे के बाद हमने सूरज की सप्लाई को कम कर दिया। कम क्या किया, आई मीन टू से कि हमने खत्म कर दिया। तो अब इन दोनों में से ज्यादा जल्दी ठंडा कौन होगा। तो जब आप टेम्परेचर चेक करोगे तो अब आपको वाटर का टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जो जमीन है वो पानी से ज्यादा जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 रूल्स अपने डिस्कस कर लिए हैं सेकेंडरी विंड्स को अच्छे से समझने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। ठीक है, अब लैंड ब्रीज का मतलब ये जो फिनोमिना है लैंड ब्रीज का, ये रात को होता है। अब ऐसा क्यों, देखो पूरा दिन यहाँ पे इंसुलेशन हुई है, यहाँ पे भी इंसुलेशन हुई है और यहाँ पे भी इंसुलेशन हुई है। मैं दिन की बात कर रहा हूँ। तो दिन में तो ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। और जो पानी है ये धीरे धीरे गर्म होता रहा, ठीक है। अब जैसे ही रात हुई तो रात को यहाँ पे ज़मीन भी रहेगी पानी भी रहेगा, लेकिन एक एंटिटी यहाँ पे नहीं रहेगी जिसको हम कहते हैं सूरज, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने हीट की सप्लाई खत्म कर दी, वहां पे होगा क्या, जमीन एकदम से ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जमीन और पानी दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया कि ज्यादा जल्दी ठंडा कौन होता है, तो हमें एक चीज मिली कि जमीन बहुत ठंडी हो चुकी है और पानी अभी भी काफी ज्यादा गर्म है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे वही जो मैंने फिनोमिना बताया कि जब भी कभी जो पानी गर्म होगा तो वो अपने आसपास की हवाओं को भी गर्म करेगा। तो जैसे इसने हवा को गर्म किया तो हवाओं ने ऊपर राइज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हवा ऊपर को राइज करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। यहाँ पे नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, इसके कंपैरेटिवली ये जो जमीन है ये अभी ठंडी है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो अब क्या होगा, यहां से जो हवा है वो इसकी तरफ मूव करेगी। ब्रीज इज मूविंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लैंड ब्रीज। तो आई होप आपको लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो लैंड ब्रीज है वो रात के समय जमीन से जो हवा लो प्रेशर एरिया पानी की तरफ जाती है, वो क्यों जाती है, क्योंकि जमीन और पानी का एक अपना अपना नेचर होता है। अब हम बात करते हैं सी ब्रीज के बारे में।
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी ब्रीज। तो आई होप सी ब्रीज में आप लोग गेस लगा लोगे, क्योंकि जब भी आप इन दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट समझोगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ जाएगा। अगेन, सी ब्रीज होगा दिन के समय, ठीक है। तो दिन के समय क्या होगा, यहाँ पे सूरज ने इंसोलेशन क्रिएट की, इसको भी गर्म किया और इसको भी गर्म किया। ज्यादा फास्ट गर्म कौन हुआ, जमीन गर्म हुई इसके कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे होगा क्या, जो गर्म हवा है वो ऊपर को राइज, यस, गर्म हवा ऊपर को राइज करना स्टार्ट कर जाएगी। नाउ एज सुन एज दिस हॉट एयर इज राइजिंग अपवर्ड, देन व्हाट हैपेंस, इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया हेयर, ठीक है। It will create a low pressure area here. So now the second thing that is going to happen is that the air will move from this point to this point, because as compared to land, the sea is still lesser in temperature, because as I have discussed with you the third rule, that sea or water takes more time to get heated. So therefore what happens, that there is continuous supply of heat. But if we see that whose temperature rises with a much more greater extent, then that will be land. देयरफॉर अगर ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म होती है तो यहाँ पे हॉट एयर ज़्यादा जल्दी राइज करेगी, तो यहाँ से एकदम से हाई प्रेशर की हवा मूव करेगी। तो इसका मतलब कि जो सी ब्रीज है वो कब होता है, ये होता है दिन के समय। तो आई होप आपको लैंड ब्रीज का और सी ब्रीज दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया। नाउ हम बात करते हैं एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स के बारे में। तब तक आप जरा इसको ध्यान से देखिए। अब हम नेक्स्ट, ओके, जो नेक्स्ट हमारी विंड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, तो एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स के बारे में थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम एनाबैटिक विंड्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करो एक माउंटेन है, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ है ये। अब होगा क्या, सपोज करो यहाँ पे इंसुलेशन तो हो ही रही है, ये तो मान के चलते हो, सूरज तो हमेशा जमीन पर रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आपसे मैं जरा एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो आपके सामने आग लगी हुई है, आग चली हुई है, ठीक है, सर्दियों का टाइम है। अभी तो खैर सर्दियों का टाइम नहीं है, जब सर्दियों का टाइम था नवंबर दिसंबर जनवरी, तो आप लोग जरूर क्या करते होंगे, आग जला के सब लोग बैठ के वहां पे अपने हाथ सेकते होंगे। तो जो आदमी आग के जितना ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आग के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसको उतनी ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आग लगी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उतनी ज्यादा हीट मेरे को रिसीव होगी। और अगर जो आदमी थोड़ा सा दूर खड़ा है वो दूर से ऐसे कर रहा है तो उसको हीट रिसीव होगी बट उतनी ज्यादा नहीं। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। देखो होगा क्या, एनाबैटिक विंड्स में हमारे पास जो एयर मूव करती है वो ऐसे मूव करती है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया और यहाँ पे ही लो प्रेशर एरिया क्यों बना, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो ये एरिया सूरज के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू दिस एरिया, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे भी इंसुलेशन होगी और यहाँ पे भी इंसुलेशन होगी, जिसके कारण यहाँ पे जो गर्म हवा होगी वो ज्यादा जल्दी ऊपर को राइज करेगी। अब ये ज्यादा जल्दी ऊपर को राइज कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना है। इसके कंपैरेटिवली है तो ये भी गर्म, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये ठंडी है, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो हवा है वो थोड़ा सा यहाँ पे लो प्रेशर एरिया देखते हुए यहाँ पे इसकी तरफ क्या कर जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाबैटिक विंड्स, जिसमें स्लोप ऑफ द माउंटेन्स अपवर्ड की तरफ जो हवा है वो मूव करती है। तो आई होप आपको एनाबैटिक विंड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे हवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरियाज की तरफ, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कैटाबैटिक विंड्स की। तो कैटाबैटिक विंड्स में तुम्हें पता है, अगर एनाबैटिक विंड्स ऊपर को जा रही है तो कैटाबैटिक विंड्स कहाँ को जाएंगी, नीचे को जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और कॉन्सेप्ट जो हम कैटाबैटिक विंड्स के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद ये लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना,
कैटाबैटिक विंड्स ऊपर से नीचे को जाते हैं, यानी कि यहां पे हाई प्रेशर एरिया था और यहां पे लो प्रेशर एरिया रहा होगा। तो अब एक और चीज समझना है यहाँ पे, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का हमारा। देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप लोग हाइट पे जाते हो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि आप घर पे जब मैगी बनाते हो तो वो मैगी बनाने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको पहाड़ों में मैगी बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपके घर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण आप मैगी नहीं बना पाते। तो जो सारी की सारी हीट है वो आराम से एस्केप कर जाती है। अब जरा इसको ऐसे इमेजिन करो, सपोज करो जिम में आप लोग क्या करते हो, स्क्वाट्स लगाते हो ना। तो सपोज करो आप स्क्वाट्स लगा रहे हो जिम में, ठीक है। तो आपके ऊपर जितना हैवी वेट होगा, उठने में आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। और वेट जैसे जैसे मैं कम करता रहूँगा, आप लोग आराम से उठ पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो आदमी जो स्क्वाट लगा रहा है उसको आप हवा मानो, ठीक है। और जो वेट पड़ा हुआ आपके ऊपर, उसके ऊपर आप उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब होगा क्या कि पूरा दिन यहाँ पे इंसुलेशन हो रखी है, ठीक है। अब रात के समय सूरज तो नहीं है, तो ये भी गर्म हुई है और ये भी गर्म हुई है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण यहाँ पे जो हीट होगी वो क्या कर जाएगी, आसानी से एस्केप कर जाएगी। जिसके कारण यहाँ पे जो हीट है वो आसानी से एस्केप कर जाएगी। अगर हीट आसानी से रेडिएट हो जाएगी तो ये एरिया कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो एस्केप तो करना चाहती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको एस्केप नहीं करने दे रहा। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके कंपैरेटिवली कम है, तो यहाँ पे जो हीट होगी वो आसानी से एस्केप कर जाएगी, तो ये एरिया ठंडा हो जाएगा। और हमें पता है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसीलिए यहाँ से यहाँ एकदम से हवा मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। अब आप बोलोगे सर कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों होता जाता है। तो देखो क्या है कि एटमॉस्फेयर की भी तो कुछ लेयर्स है ना। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो जो लेयर की थिकनेस है वो तो कम होएगी। तो जितनी कम थिकनेस होगी लेयर की, उतना ही कम वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, सीधी सी बात है। जो आदमी यहाँ पे खड़ा है उसके ऊपर कंपेरेटिवली ज्यादा लेयर्स की थिकनेस वेट लगा रही है कंपेरेटिवली इसके। तो ये छोटी छोटी चीजें भी काफी ज्यादा फर्क डालती हैं विंड्स की मूवमेंट में। तो ये थी हमारी एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स का कॉन्सेप्ट। नाउ जो लास्ट है हमारे पास, तो ओके, ये है हमारी अदर लोकल विंड्स। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो लिस्ट है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग कमेंट में लिस्ट कमेंट करना तो आपको वो लिस्ट भेज दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए याद रखो, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ अदर लोकल विंड्स हैं वो है चिनूक। तो चिनूक जो है हॉट इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, गर्म है, और ये आपको रोकीज माउंटेन के पास देखने को मिलती है। उसके बाद है नॉर्वेस्टर जो कि हॉट है और न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। उसके बाद पूनास जो कोल्ड है, जो एंडेस माउंटेन में तुमको देखने को मिलती है। और अगली है मिस्ट्रल जो कि कोल्ड है और आपको एल्प्स में देखने को मिलती है, यानी कि यूरोप के पार्ट्स में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहीं से हमने अपनी सेकेंडरी विंड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसे लाइक कीजिएगा, और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। तो मैं या फिर हमारी टीम में से कोई बंदा आपके डाउट्स सॉल्व कर देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।